जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक वन लाइनर क्वेश्चन जो है ये इसके माध्यम से ये पूरा कवर करने का एक सीरीज़ है। ठीक है, तो देखिए इसमें अ, एक एक पार्ट इसका आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप, वो सीरीज़ में चल रही है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ क्या कब कैसे हुआ है मैंने उसको क्लियरली सब डिफाइन किया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। जो भी पीछे आपको नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, इनसे क्या क्या क्वेश्चन किस किस हिसाब से कैसे कैसे प्रश्न बने हैं वो देख लेते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। ठीक है, रणजीत सिंह संबंधित थे सुकर चकिया मिसल से। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको कि रणजीत सिंह की जो मिसल थी वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। अभी ये प्रश्न 2021 यूपी पीसीएस में भी आया था कि उनकी राजनीतिक राजधानी, राजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। ठीक है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए दूसरे दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका था? तो ये महाराजा रणजीत सिंह का था। वो एक आंख से उनकी एक ही आंख थी। ठीक है, उनकी कहीं अगर आपने फोटो देखी होगी तो एक ही आंख वो दिखती है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। ठीक है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। दलीप सिंह वही हैं जो आप याद होगा, इनको लास्ट में इनको ब्रिटेन भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए और यही बचते हैं तो इनको भेज दिया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि सिख राज्य के अंतिम जो राजा थे यही थे, दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो इसमें पूछा था कि मतलब क्या सही है करके, तो इसमें सिर्फ सही एक ही है कि ये 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन हो गया था। बाकी और कोई चीज़ उसमें से सही नहीं है। ठीक है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य कौन थे? उसका विलय कर लिया गया था। विलय करने के बाद उसकी परिषद एक बनाई गई थी, तीन तीन लोगों की। तो वो उसमें कौन कौन सम्मिलित था? तो उसमें सर हेनरी लॉरेंस थे उसके अध्यक्ष। ठीक है, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविन मानसेल, ये 3 लोग थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न ये सब जो प्रश्न दिए हैं इसमें वन लाइनर ये सब पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। ये प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था ये 1766 से 1769 के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली की विजय हुई थी और इसमें मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनो के युद्ध में हराया था तो सर आयरकूट। ठीक, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी किससे? टीपू सुल्तान से। ठीक है, तो जो ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, तो चारों में संधियाँ हुई थी, याद रखिएगा आप। तो उसको इसमें चारों में संधि मतलब चारों में नहीं, 3 में हुई थी। इसमें तो उन्होंने श्रीरंगपट्टनम, इसके बाद जो चौथा जो युद्ध हुआ था वो, उसमें फिर टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है और फिर वो जो मैसूर राज्य है उसको भी वो अपने उसमें ले लेते हैं अंडर में। ठीक, तो 3 संधियाँ हुई थी, वो याद रखिएगा, MS, यानी कि मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, याद रखिएगा इनको। ठीक है, ऐसे याद रखने की एक ट्रिक है ये, याद रखिएगा इसको। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया था कब? 1799। ये अंतिम युद्ध था और उसी में समाप्त हो गया वो। ठीक, सुमेलित देखिए, ये सब सुमेलित हैं ये। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई थी? हैदर अली की। द्वितीय वाला अनिर्णायक रहा। तृतीय जो है वो टीपू सुल्तान
युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ जो हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जो हुआ था ये, इसमें जो है टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य ही वो दिवंगत हो गया, यानी मारा गया वो। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैचिंग में आता है ये प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? सरधना में। ठीक है, याद रखिएगा ये, सरधना में। इसमें सही कथन के बारे में पूछा गया है, सही कथन के बारे में इसमें पूछा गया है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो याद रखिए ये सारे सही कथन हैं। सही कथन इसमें भी देखिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये सही है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें एक्चुअल में वो युद्ध था ही नहीं। ठीक है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे। गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय, ये देख लेते हैं इनसे क्या क्या प्रश्न आए हैं, क्या क्या बने हैं प्रश्न। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स ने के द्वारा मजबूती से रखी गई। ठीक है, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने की का जो श्रेय जाता है वो क्लाइव को था। लॉर्ड जो डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ठीक, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न बहुत बार। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसकी? वॉरेन हेस्टिंग्स की ही थी। बंगाल में द्वैत शासन जो डुअल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। जब ये आया था ये, तभी इसने ये सारे बदलाव किए थे। गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला था और यहाँ से जाने के बाद महाभियोग भी चलाया गया था इसी के ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर ही। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल कोड यानी कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, तो वो कॉर्नवालिस ही है। इसे भारतीय जो सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। ये इसके द्वितीय कार्यकाल में जब ये आया था, ये पहले कार्यकाल में तो चला गया इसका, द्वितीय में जब आया ये तो गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। 1802 की भसीन की संधि जो हुई थी, भसीन की, उस पर किसके किसके बीच हुई थी ये याद रखिएगा। 1802 में तो वो अंग्रेज और मराठों के बीच में हुई थी, बाजीराव द्वितीय, याद रखना ये आप। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? यही थे महानुभाव, ये जो बाजीराव द्वितीय हैं, इन्होंने ही पहली ये सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, और इनके ही उससे जो है अंग्रेज़ों को मौका मिल गया और वो फिर उन्होंने मराठा राज्य पर, वो पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया धीरे धीरे। ठीक है, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ठीक है, उन्हीं के काल में ये हुआ। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी रियासत या देसी शासक कौन था? तो वो हैदराबाद के निजाम थे। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड डलहौजी के सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हैदराबाद ने किया था, फिर मैसूर ने, फिर अवध ने, फिर सिंधिया ने। ठीक है, ये चारों का ये क्रम है। पहले हैदराबाद, मैसूर, याद रखिएगा, फिर इधर अवध, फिर सिंधिया। ठीक, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक वही अवध का नवाब था। ये इसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो वो हैदराबाद होगा, लेकिन ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक कौन था? तो वो अवध का नवाब था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत पहले इसने अपने यहाँ सहायक संधि की शर्तें जो है वो स्वीकार कर ली थी। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? तो इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं की थी, ध्यान रखिएगा। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में
वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, कौन था वो? वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। ये सुमेलित करने के लिए है, देखिए इसमें ये सुमेलित ही हैं, याद रख, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सुमेलित ही हैं। ठीक। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध इसी के उसमें लड़ा गया था नेतृत्व में। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कार्नवालिस के टाइम पे हुआ था। ठीक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर कब से कब तक रहे? 1820 से 27 तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध था, ऊपर बताया अभी, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक। ठगों के दमन से संबद्ध था? कैप्टन स्लीमन। तो ये कई बार, ये घुमा घुमा के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं ये। सती प्रथा प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, किसके समय पर? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे। ठीक। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? 1829 में। बंगाल के दासों के निर्यात पर रोक 1789 में, 1789 में, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी में विलय कब हुआ था? किस किस आधार पर किया गया था अवध प्रांत को? तो ये कुप्रशासन के आधार पर। ठीक है। बाकी को व्यक्तिगत नीति के आधार पर किया, लेकिन इसको जब किया तो डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाया कि वहाँ पर सही से राज्य वो शासन नहीं हो रहा है, इस आधार पर इन्होंने इसको अपने राज्य में मिला लिया। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ 1856 में। ठीक है। सही सुमेलित देखिए। 1849 में पंजाब का विलय हुआ। 1848 में सतारा का विलय। सबसे जो व्यक्तिगत सिद्धांत की बात करते हैं तो वो 1848 में ही शुरू करता है डलहौजी। ठीक है। ये 1848 में सबसे पहले इसी का होता है, फिर उसके बाद अलग अलग राज्य हैं। ठीक है। 1856 में अवध का विलय, 1855 में करौली का। ठीक है। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति योजना नियोजित और क्रियान्वित की, तो डलहौजी ही थे, महानुभाव। ठीक है। इन्होंने ही सब किया, ये सब जो कार्य थे। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ये भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संभलपुर, सतारा राज्यों में विलय का सही क्रम। तो सबसे पहले सतारा मैं आपको बता चुका हूँ, फिर उसके बाद संभलपुर, फिर झांसी। झांसी को 1853 में। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनब्रो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउटरम। इन्हीं की रिपोर्ट पे किया गया था, जो अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था, इन्हीं के रिपोर्ट पे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ बम्बई से थाने के बीच। पहली रेलवे चली 1853। आप बताइए दूसरी रेलवे कहाँ चली थी, किन किन स्थानों के बीच में? आपका प्रश्न बताइए आप। वह किन कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। उसके बाद 1857 का विद्रोह हो गया और फिर बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। ठीक है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी आप देखते हैं, उसका जो स्वरूप है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही वो विभाग बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र इलाहाबाद में, किसने पढ़ा था? कहने का मतलब उस समय कौन था वायसराय या गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन था? यही थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है। 1857 विद्रोह तक तो गवर्नर जनरल कहे जाते थे, उसके बाद वायसराय कहा जाने लगा इनको। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। जो 1858 की साम्राज्य की घोषणा हुई थी उसमें इन सब बातों का जिक्र किया गया था कि ये फिर से बहाल किया जाएगा, और अब जो जो विस्तार वाली नीति है, विस्तारवादी नीति, उसको मतलब समाप्त करके और पुनः से जो है वो स्थापित करेंगे राज्य। उसमें क्या है कि ज़बरदस्ती नहीं करेंगे किसी के साथ। जो देसी रियासतें हैं उनको उनके संप्रभुता का, उनके अस्तित्व को, उनका सम्मान देंगे। तो इस प्रकार की कई सारी घोषणाएं की थी उसमें। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलनब्रो। ठीक है। सही सुमेलित
लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये मैचिंग में आता है बहुत बार कि स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि कितने शुरू की? लॉर्ड वेलेस्ली। व्यक्तिगत सिद्धांत जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं वो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये आया था इसी इसी के अंडर में जो है ये सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है। पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 ईस्वी में। ठीक, ये इसमें देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए। सर जॉन शोर निष्क्रियता का सिद्धांत। लॉर्ड एलनब्रो सिंध का विलय। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, फिर सुमेलित कीजिए। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण इन्हीं के टाइम पे हुआ ये सब। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, याद होगा आपको। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट आया था इनके टाइम पे 1833 का। ठीक है। लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ नीति के साथ जुड़ा हुआ था, जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय पे हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ये शुरुआत हुई थी इनके टाइम पे, लेकिन लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो है वो शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत इनके टाइम पे हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये इन्होंने एक बार शुरुआत की, लेकिन विधिवत तरीके से वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे शुरू हुई, जो कि 1881 से, मतलब उस समय से भी चली आ रही है। सेंसस ये प्रति 10 वर्ष में होती है। आप बताइए दूसरा क्वेश्चन कि ये जो अभी जनगणना 2021 में होनी थी, अब तो 22 में खैर होगी, तो ये कौन से नंबर की जनगणना है ओवरऑल? ठीक है, तो बताइएगा ये। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी, तो यही थे महानुभाव मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण कौन किया था? लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा लॉर्ड लिथगो, सबसे लंबे टाइम पे थे। फिर उसके बाद कर्जन द्वितीय सर्वाधिक। लॉर्ड लिथगो काफ़ी टाइम तक रहे। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है इनको, याद रखिएगा। इल्बर्ट विल विवाद का संबंध ये यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता हटाए जाने से थी। ठीक है, कि ये जो यूरोपीय जो लोगों के ऊपर जो कुछ मुकदमे थे उनकी सुनवाई जो है भारतीय जज नहीं कर सकते थे। ठीक है। महिलाओं तथा बच्चों कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक अभी मैंने बताया था आपको, ये लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो ये सूची में मैच कीजिए। ये देखिए सूची 1 से 2 में। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन। ठीक। बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकाफ ये प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, याद देखिए। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, याद रखिएगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, किसने की थी? तो ये गोखले महोदय ने की थी। ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड इरविन, इनका सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कर्जन, फिर उसके बाद हार्डिंग, फिर चेम्सफोर्ड, फिर इरविन। इरविन सबसे बाद में। फूट डालो राज करो की नीति रणनीति किसने अपनाई थी? कर्जन ने। सबसे पहले जो बंगाल का विभाजन किया था इसी आधार पर किया था। कहने के लिए था कि वो प्रशासनिक दिक्कत हो रही है प्रशासनिक आधार पे, लेकिन वो उनकी नीति यही थी कि इनको अलग कर दिया जाए। ठीक है। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, तो ये मिंटो महोदय थे। ठीक है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग।
पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताया मैंने आपको, डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन। इल्बर्ट विल रिपन के टाइम पे। ठगी का दमन किसने किया था? विलियम बेंटिंग। रिंग ऑफ फेंस ये वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुई, कौन था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ठीक है। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव। सामाजिक सुधार से संबंधित कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें देखिए, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, तो ये चार्ल्स कार्नवालिस का गवर्नर, ये गवर्नर जनरल का रेगुलेटिंग एक्ट। ये दूसरा अर्ल और पहला मार्क्वीज, ये इतने चीज़ें इसमें दी हुई हैं। भारत का गवर्नर जनरल, ये चार्टर एक्ट आया था 1833 में, उसके थ्रू बनाया गया था। ठीक है, कौन संबंधित था उसमें, उनका नाम दिया हुआ है, जैसे जेम्स एंड्रू ब्राउन, डलहौजी, अर्ल और मार्क्विस इसके अधीन। भारत के भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय ऑफ इंडिया, ये इंडियन काउंसिल एक्ट, ये 1858 के तहत वो वायसराय के रूप में। ठीक है, गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें यहाँ से शुरू करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।